हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे एड हॉक कमीशन के बारे में। क्या आपको पता है एड हॉक कमीशन होता क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसका उद्देश्य क्या है और कौन से एड हॉक कमीशंस किस विषय पर आज तक बनाए गए हैं? इन सब का उत्तर जानने के लिए मेरी वीडियो में बने रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल, एड हॉक कमीशन इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज मैं आप लोगों के साथ महत्वपूर्ण एड हॉक कमीशंस के बेसिक्स को डिस्कस करूंगी। एड हॉक कमीशन का मतलब है ऐसा कमीशन जो किसी विशेष मुद्दे को हल करने के लिए बनाया जाता है। यह किसी विशेष उद्देश्य के लिए तय किया जाता है। ऐसे कमीशन समय समय पर बनाए जाते हैं और इसके पास उस मुद्दे के समाधान के लिए समर्पित विशेषज्ञों का समूह होता है। यह कमीशन आधारिक तौर पर स्थायी नहीं होता। का मुख्य उद्देश्य ही किसी एक मुद्दे का समाधान करना है। एड हॉक कमीशन का मकसद यह होता है वो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एकत्र करे और उनके सुझावों से जल्दी से समस्याओं का समाधान कर सके। यह किसी भी खास समस्या को सुलझाने के लिए एक मजबूत और प्रभावी उपाय होता है। यह पारंपरिक नौकरशाही तंत्रों को तर कर सकता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे खास कमीशंस और उनके पर्पस जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कपूर कमीशन, खोसला कमीशन, इंद्रन कमीशन, नानावती शाह कमीशन। इन सब कमीशंस को जानने के लिए वीडियो में बने रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्व्यवस्था आयोग। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एक ऐसा कमीशन था जो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था राज्य विभाजन अधिनियम के तहत राज्यों की पुनः व्यवस्था करना। इस आयोग में माननीय फजल अली, के.एम. पाणिकर और H.N. कुंजरू शामिल थे। यह कमीशन विभिन्न राज्यों की सीमाओं के पुनर्व्यवस्था की सिफारिश करने के लिए गठित किया गया था। इसका मतलब होता है कि आयोग का काम था राज्यों की सीमाओं को दोबारा व्यवस्थित करना, जिससे राज्यों को आपसी संबंधों में सुधार हो सके। इस आयोग ने अपनी सिफारिशों के माध्यम से भारत के विभिन्न राज्यों की सीमाओं को पुनः व्यवस्थित करने की सिफारिश की थी, जिससे राज्यों के आपसी संबंधों को बेहतर बनाया जा सकता था। इसका मुख्य उद्देश्य था राज्यों की सीमाओं को दोबारा से व्यवस्थित करना और राज्यों के बीच में संबंधों को बेहतर बनाना। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कपूर कमीशन। कपूर कमीशन आधारिक तौर पर जस्टिस G.D. कपूर कमीशन के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसा कमीशन था जिसे भारत में स्थापित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी की हत्या के पीछे की साजिश की जांच करना। कपूर कमीशन ने इसकी खोज और जांच की, गवाहों से विचार किया, सबूतों की जांच की और महात्मा गांधी की हत्या के पीछे की साजिश के लिए सभी पहलुओं को समझने का प्रयास किया। इस कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें इस साजिश के पीछे के संदर्भों को और लोगों को बताने वाले सबूतों को शामिल किया गया था। कपूर कमीशन की जांच महात्मा गांधी की हत्या के पीछे के पूरे संदर्भ को समझने और उसके पीछे के कारणों को प्रकट करने के लिए की गई थी। कमीशन की काम का मकसद था कि जनता को इस हत्या के परिणाम की जानकारी मिले, जिससे जनता को स्पष्टता और पारदर्शिता मिले और उचित कदमों या उत्तरदायिता के लिए सिफारिश या परिणाम प्राप्त हो सके। अब हम बात करेंगे खोसला कमीशन के बारे में। खोसला कमीशन आधिकारिक तौर पर जस्टिस G.D. खोसला कमीशन के नाम से जाना जाता है। ये भारत में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की जांच के लिए स्थापित किया गया था, जो कि 1945 में हुई थी। खोसला कमीशन का मुख्य उद्देश्य था सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु से रिलेटेड सभी संदर्भों की जांच करना। इस कमीशन की अध्यक्षता जस्टिस G.D. खोसला ने की थी। इसने सुभाष चंद्र बोस की गुमनाम मृत्यु के पीछे की घटनाओं को समझने के लिए एक व्यापक जांच की। खोसला कमीशन ने अच्छे से जांच की, गवाहों से विचार किए, सबूतों की जांच की और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के पीछे के समय की घटनाओं को समझने का प्रयास किया। कमीशन की रिपोर्ट, जो कि 1949 में प्रकाशित हुई थी, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के परिप्रेक्ष्य में घटित हुई घटनाओं के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करती है और उनकी मृत्यु के पीछे के घटनाक्रम की व्यापक समझ में मदद करती है। इस कमीशन के माध्यम से इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास किया गया, लेकिन इसे अंत तक हल नहीं किया गया। खोसला कमीशन की रिपोर्ट ने सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की घटनाओं को समझने में मदद की। अब हम बात करेंगे मंडल कमीशन के बारे में।
मंडल कमीशन भारत में विभिन्न जातियों, जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक रूप में पिछड़े मानने वाले वर्गों की पहचान के लिए महत्वपूर्ण आयोग था। इस कमीशन का मुख्य उद्देश्य था कि उन वर्गों को पहचाने जो समाज में आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। मंडल आयोग का मुख्य उद्देश्य था देश में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना और उन्हें सरकारी योजनाओं और रिजर्वेशन के तहत सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सुझाव देना। आयोग ने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में चर्चा की, डाटा जुटाया कि इन समुदायों को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा माना जा सकता है। आयोग ने खासकर वर्गों को दर्जिन, जिनमें विभिन्न जातियों और समुदाय शामिल थे, उनकी पहचान की और सरकारी योजनाओं के लिए उन्हें पात्र बनाने की सिफारिश की। मंडल आयोग ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों में और सरकारी संगठनों में 27% सीटों की सिफारिश की थी। इसका मतलब होता है कि आज़ादी के 27% पिछड़े वर्गों को शिक्षण संस्थानों में और सरकारी संगठनों में नौकरियों में आरक्षित सीटों का अधिकार होता है। यह सीटें पिछड़े वर्गों के लिए उनकी शिक्षा और रोजगार के अवसरों को समानता और उनके सामाजिक समर्थन को प्राप्त करने में मदद करती है। इस सिफारिश के माध्यम से सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए उनकी शिक्षा और रोजगार के अधिकारों की स्थापना की और उन्हें समाज में समानता की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास किया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट कमीशन, मुखर्जी कमीशन। मुखर्जी कमीशन आधिकारिक तौर पर जस्टिस मुखर्जी कमीशन के नाम से जाना जाता है। भारत में सुभाष चंद्र बोस की 1945 में हुई मृत्यु की जांच करने के लिए यह कमीशन आया था। मुखर्जी कमीशन का मुख्य उद्देश्य था सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के परिप्रेक्ष्य के सभी संदर्भों की जांच करना। इसका मतलब होता है कि यह कमीशन सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के पीछे सभी घटनाओं को समझने के लिए एक व्यापक जांच थी। मुखर्जी कमीशन ने इस मुद्दे की गहरी जांच की, गवाहों के साक्षात्कार किए, सबूतों की जांच की और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के पीछे सभी घटनाओं को समझने का प्रयास किया। मुखर्जी कमीशन की जांच ने भारतीय इतिहास में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के पीछे की रहस्यमयी और उलझने वाली घटनाओं को समझने के लिए एक नई दिशा में मदद की और इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास किया। अब हम बात करेंगे अगली कमीशन की, नानावती कमीशन। आधिकारिक तौर पर नानावती आयोग के नाम से जाना जाता है। भारत में 1984 में हुई एंटी सिख दंगों की जांच के लिए स्थापित किया गया था। नानावती कमीशन का मुख्य उद्देश्य था 1984 में हुई एंटी सिख दंगों की जांच करना। इस कमीशन ने उन घटनाओं की जांच की थी जिनमें 1984 में सिख समुदाय के लोगों के खिलाफ हिंसा उत्पीड़न हुआ था। नानावती कमीशन ने इन घटनाओं की गहरी जांच की, गवाहों के साक्षात्कार किए, सबूतों की जांच की और उन सभी कारणों को समझने का प्रयास किया जिनमें ये दंगे घटे थे। कमीशन की रिपोर्ट ने उन लोगों को खोजने का प्रयास किया जो इन घटनाओं के पीछे थे और उन्हें जिम्मेदार ठहराया जो हिंसा और उत्पीड़न को प्रोत्साहन करते थे। नानावती कमीशन की जांच ने इस मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की और इसके माध्यम से सिख समुदाय के सदस्यों को न्याय और मुआवजा प्राप्त करने में मदद की। अब हम बात करेंगे अगले कमीशन की, नरेंद्रन कमीशन। यह आधारिक तौर पर नरेंद्रन आयोग के नाम से जाना जाता है। नरेंद्रन कमीशन की जांच का मुख्य उद्देश्य था कि राज्य सार्वजनिक सेवाओं में पिछड़े वर्गों का सामाजिक और आर्थिक रूप से समावेश कैसे किया जा सकता है। यह कमीशन यह देखने के लिए बनाया गया था कि क्या उन पिछड़े वर्गों को जिनमें समाज के निचले तबके के लोग शामिल हैं, उन्हें राज्य सेवाओं में सही तरीके से प्रतिनिधित्व किया जा रहा है या नहीं। इस कमीशन ने अलग अलग राज्यों का अनुसंधान किया, डाटा जुटाया और सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के संदर्भों की जांच की। इसका मतलब है यह कमीशन यह देखने का प्रयास करता है कि क्या समाज में निचले वर्गों के लोगों के लिए सरकारी सेवाओं में उनकी योग्यता के आधार पर समावेश दिया जा रहा है और यदि नहीं तो उन्हें इसमें समाहित किया जा सकता है। इस कमीशन के माध्यम से पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए कई सुझाव और सिफारिशें प्रस्तुत की। Now we are going to talk about National Commission to Review the Working of the Constitution. संविधान के काम का समीक्षण करने के लिए राष्ट्रीय आयोग या संविधान के काम की समीक्षा आयोग भारत में गठित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था
संविधान के काम को जांचना। इस आयोग ने सुझाव दिए थे कि जैसे कि निर्वाचनीय कानूनों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है जिससे चुनावी प्रक्रिया में सुधार हो सके। यह आयोग ने साथ ही राष्ट्रीय न्यायिक जिससे न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के मामले में अधिक पारदर्शिता हो सके। इसी के साथ इस आयोग ने सिफारिश की कि प्रधानमंत्री का चयन लोकसभा द्वारा किया जाना चाहिए जिससे जनता के प्रतिनिधित्व का महत्व बढ़ाया जा सके। इस प्रकार इस आयोग के माध्यम से संविधान में चुनौतियों को समझने और सुधारने का प्रयास किया गया और सुझाव दिए गए जिससे भारतीय संविधान में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए जा सकें। अब हम बात करेंगे नानावती शाह कमीशन की। नानावती शाह कमीशन आधारिक तौर पर नानावती शाह आयोग के नाम से जाना जाता है। भारत में 2002 में हुई गोधरा ट्रेन जलाने की घटना और गोधरा के बाद हुई हिंसा की जांच के लिए यह कमीशन स्थापित किया गया था। इस कमीशन का मुख्य उद्देश्य था यह देखना कि कैसे और क्यों हुई गोधरा ट्रेन जलाने की घटना और इसके बाद क्यों हुई वो हिंसा। इस कमीशन ने उन घटनाओं की जांच की थी जिनमें गोधरा में सिख समुदाय के लोगों के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न हुआ था। नानावती शाह कमीशन ने इन घटनाओं की गहरी जांच की, गवाहों के साक्षात्कार किए, सबूतों की जांच की और उन सभी कारणों को समझने का प्रयास किया जिनसे ये घटनाएं हुई थी। इस प्रकार नानावती शाह कमीशन की जांच ने इस मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की और इसके माध्यम से घटनाओं को समझने और जांचने का प्रयास किया गया। अब बात करते हैं अगले कमीशन की, तहलका कमीशन। तहलका कमीशन भारत में एक ऐसा परिषद है जिसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक महत्वपूर्ण के निर्दिष्ट मामलों की जांच करना होता है। यह कमीशन सिविल कोर्ट की तरह कार्य करता है। इसका मतलब है कि जब किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक मामले की जांच की आवश्यकता होती है तो तहलका कमीशन इसके लिए बनाया जाता है। इस कमीशन के पास साक्षात्कार करने और सबूतों को प्राप्त करने की शक्ति होती है और वह सार्वजनिक मामलों को निर्धारित करने के लिए विशेष अधिकार रखता है। तहलका कमीशन का मुख्य कार्य है कि सार्वजनिक महत्व के मामलों की जांच करके सच्चाई को प्रकट करे और उसके आधार पर सुझाव दे सके। इसके माध्यम से यह कमीशन सामाजिक और न्यायिक न्याय की सुनिश्चित करने का काम करता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कमेंट जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।